अपठित बोध मतलब थाली में रखा गुलाब जामुन है, उठा के खाना है बस। और वो वितान अभिव्यक्ति माध्यम, इतनी सारी बातें हैं, कैसे कवर करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। 12वीं की हिंदी में 95% से ज्यादा मार्क्स कैसे आएंगे ये मैं बताऊंगा आपको। आरो और वितान मिलकर भी 42 नंबर का आता है, उसके आगे 38 नंबर की कहानी एकदम अलग है। हेलो मेरे राजस्थान के रणबांकुरों और 12वीं के धुरंधर योद्धाओं, कैसे हैं आप सभी? आप सब एकदम बढ़िया हैं और मजे में हैं। ठीक है, आपने 12वीं की परीक्षा तैयारी चालू कर दी है, आप 11वीं पास हो गए हैं। और बच्चों, 12वीं की परीक्षा की जब बात आती है ना, सबसे पहली बात हमारे सामने आती है कि सर 12वीं की परीक्षा बहुत ज्यादा सीरियस मामला है, क्योंकि 12वीं की परीक्षा में बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपका करियर, आप क्या करेंगे, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा कि नहीं, आप कितनी लंबी रेस के घोड़े हैं, आप कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आपकी क्या क्या संभावनाएं हैं, ये सब चीजें 12वीं में पता चल जाती। इसके अलावा आप पता है आगे आप चाहे जो कर लें, बाद में जाकर के आपको पूछेंगे कि बेटा 12वीं आपने कहां से की थी, बेटा 12वीं में आपके कितने परसेंट है। आज जब मुझे पूछते ना, मैं भी सोचता हूं सर परसेंट बताऊं कि नहीं बताऊं। ठीक है, लेकिन बच्चों आपके पास सबसे अच्छी बात यह है कि आप 11वीं पास हो गए हैं, सही समय पर आप सही वीडियो पर आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का अरिविहान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, और जब 12वीं की आप तैयारी की बात करते हैं तो बहुत सारे विषय हैं आपके, लेकिन उसमें से एक ऐसा विषय है जिसको आप शुरू में हल्के में लेते हैं और बाद में जाकर के यही विषय में आपके नंबर कम आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आपके टॉपर्स कह रहे हैं, आपके भैया दीदी कह रहे हैं, जिन्होंने 12वीं में 90%, 95%, 99% तक के नंबर लेकर के आए हैं। उन्हीं बच्चों ने कहा है कि सर हिंदी में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। ठीक है, तो आपकी इसी दिक्कतों का समाधान करने के लिए ये हम एक पहली वीडियो कक्षा 12वीं की हिंदी को टारगेट करते हुए बना रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो है आपका सिलेबस, कि आपको सिलेबस को किस तरह से पढ़ना है, आपका सिलेबस है क्या, और किस टॉपिक को क्या तरीके से आप पढ़ सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान रख करके आज की वीडियो है। आज का हमारा टारगेट है कि कक्षा 12वीं में आप हिंदी में कम से कम 95% से ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। हाँ, 95% से ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं। हिंदी इतना कठिन भी नहीं है, पर हिंदी के लिए रणनीति ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि हिंदी का सिलेबस फैला फैला सा सिलेबस है। आरोह, वितान, अभिव्यक्ति माध्यम, रचनात्मक लेखन, निबंध, पत्र, इस तरह से पूरा फैला फैला सिलेबस है ना, इसलिए आपको कठिन लगता है। पर कोई बात नहीं, आपके प्रवीण भैया, आपके प्रवीण सर आपके साथ हैं, हम आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस देखो क्या क्या चीजें हैं इसमें। अपठित बोध है, अपठित बोध मतलब समझते हैं कि हाँ, एक गद्यांश दे देंगे, एक पद्यांश दे देंगे, और उसी गद्यांश के नीचे उसके प्रश्नोत्तर है, आपको देखना है, उसमें गद्यांश में उत्तर ढूंढना है और लिख करके आ जाना है। थाली में पड़ा हुआ गुलाब जामुन है, उठाओ और खा लो, इतना समझ लो आप। वही गद्यांश में सारे उत्तर हैं, नीचे प्रश्न दे दिए, ऊपर लिखा मानो रामू के पिताजी का नाम दशरथ था। ठीक है, अब नीचे गया राम के पिताजी का नाम क्या था, अब आपको उत्तर लिखना है, राम के ऊपर से देख करके आंसर लिख दो। इतना क्लियर कट आंसर है। अपठित बोध 12 नंबर का आता है, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर इसके लिए क्या करें बेटा, इसके लिए एक ही चीज है, आप प्रैक्टिस करके जाएं, है ना। पिछले 4-5 साल की जितने अपठित बोध आए हैं, चाहे वो पद्यांश में है चाहे गद्यांश में आए, अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो फिर आपकी बोर्ड परीक्षा में जो भी आएगा आप उसको कर लेंगे। तो ये तो भैया ऐसा है कि गुलाब जामुन है, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, रचनात्मक लेखन की बात करें 18 नंबर का है। इसके अंदर क्या क्या है वो भी मैं आपको चर्चा करूंगा। व्यावहारिक व्याकरण आपका 8 नंबर का है, और आरोह और वितान, आरोह 31 नंबर का और वितान 11 नंबर का वेटेज रखता है। 31 नंबर और 11 नंबर। तो इस तरह से ये पूरा सिलेबस है जो राजस्थान बोर्ड द्वारा डिसाइड किया गया है, पूरा मार्किंग सिस्टम है। वैसे तो आपका 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर आपके सत्रांक मिलते हैं और कुल मिलाकर 100 नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा कहानी बनेगी। यही सब बात है। अपठित, रचनात्मक लेखन, व्यावहारिक व्याकरण, आरोह। अब ये भाग दो क्यों लिखा है, क्योंकि भाग एक आपकी कौन सी है, 11वीं में आता है। ठीक है, 11वीं में भाग एक, आप तो भाग एक को जानते होंगे, आपने आरोह देखा भी नहीं होगा अभी तो, है ना। किताब लाओ, पन्ने पलटो, आओ समझो क्या क्या है, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, पढ़ेंगे मजा भी आएगा आपको। ठीक है, तो अब इनकी डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपठित बोध की। अपठित बोध में दो चीजें आती हैं, एक आएगा गद्यांश, एक आएगा पद्यांश। गद्यांश भी दिया है, नीचे प्रश्न है, ऊपर से देख करके लिखना है, और वैसा कि वैसा पद्यांश में है। ठीक है, तो वही प्रश्न है, वही उत्तर है, लिख करके आपको देखना है। 6-6 नंबर के हैं, 12 नंबर हलवा है, गुलाब जामुन है, उठा के खा लेना है, मुंह में टेंशन नहीं लेना है और घबराना भी नहीं। ठीक है,
तो ये जो कहानी है ना ये बहुत अच्छी है। ये पठित गद्यांश आएगा, इसमें 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 3 अति लघु उत्तरीय, ऐसा कि ऐसा पद्यांश में है, ऐसा कि ऐसा गद्यांश में है। क्लियर? अगले चैप्टर पे बात करते हैं। अगला जो एक महत्वपूर्ण बात है वो है आपकी रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में पत्र आता है और निबंध आता है, और इसके अलावा एक और चीज आती है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो ये पूरा पोर्शन आता है आपके 18 नंबर का। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, निबंध जो है ना, अगर आप निबंध की सोचें कि सर निबंध तो हम क्या करेंगे, निबंध तो हम क्या करेंगे कि पुराने साल के रट लेंगे। बेटा भले आप पुराने साल के रट के जाओ तो भी एक भी इमेज नहीं करेगा, ये मैं बता रहा हूं। राजस्थान बोर्ड ने आज तक कभी निबंध रिपीट नहीं किया है। तो निबंध के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी। और ये एक दिन का काम नहीं है, आज से रूल बना लो, हर संडे आप एक निबंध लिखोगे। अगर हर संडे आप निबंध लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आओ पत्र और प्रारूप। और पत्र और प्रारूप लेखन में केवल ये नहीं कि केवल पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, इसमें पता नहीं विज्ञप्ति है, अधिसूचना है, ज्ञापन है, और किसका क्या फॉर्मेट है ये ध्यान रखना है, इसको समझ करके चलना। अगर आप ये ज्ञापन, अधिसूचना और अर्थशास्त्रीय पत्र और विज्ञप्ति, इनके अगर आप फॉर्मेट सही से समझ गए ना, आपका काम हो जाएगा पत्र में। ये 2 अगर आप याद रख लेंगे 10 नंबर का मामला है। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम आता है। अभिव्यक्ति माध्यम है ये, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सर ये विभिन्न माध्यमों में लेखन, विशेष लेखन, ये सब क्या बात है, हमको समझ में नहीं आती। पिछले साल के बच्चों से भी मेरी बहुत बात हुई थी, तो सभी ने यही कहा सर अभिव्यक्ति माध्यम में हमको कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा चिंता क्यों करते हो यार, मैं हूं ना। फिर मैंने उनको अच्छे से समझाया और सारी की सारी बातें उन्होंने क्लियर कर ली। टॉपर कर रहे हैं, टॉपर खुद बोल रहे हैं कि सर अभिव्यक्ति माध्यम में हमें कुछ नहीं आता था। हमने आपका वीडियो देखा, हमने आपके लेक्चर से पढ़े और हमको पूरी की चीजें, पूरी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। तो अभिव्यक्ति माध्यम में अगर आपको दिक्कत है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपकी सारी दिक्कतों का समाधान कर सकते हैं, आप टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब निबंध की कहानी बता चुका हूं मैं, पत्र की बता चुका हूं, और अपठित में अभिव्यक्ति माध्यम में क्या आता है, 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 3 लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं? 3 लघुत्तरीय प्रश्न। देखो 2 ऑब्जेक्टिव कहां से हैं, 2 बहुचयनात्मक प्रश्न और 1 लघुत्तरीय प्रश्न यहां से, 1 लघुत्तरीय प्रश्न यहां से और 1 लघुत्तरीय प्रश्न यहां से। इस तरह से 8 नंबर का अभिव्यक्ति माध्यम आता है। ये क्या है, 2 नंबर का 1 है, तो 3 गुणित 2 बराबर कितने हो गए, 6 मार्क्स। 6 मार्क्स। और रहा सवाल 2 ऑब्जेक्टिव हुआ तो 2 मार्क्स आपके, ये 6 2 कितने हो गए, 8। 8 नंबर का ये और 10 नंबर का आपका निबंध और पत्र का पोर्शन। इस तरह से अब आगे देखो व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण की सिंपल कहानी है, व्यावहारिक व्याकरण की सिंपल कहानी है, केवल और केवल रिक्त स्थान आते हैं, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो 1 लाइनर पढ़ो, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। भाषा, व्याकरण, शब्द शक्ति, अलंकार, पारिभाषिक शब्द, ये सब के सब व्यावहारिक व्याकरण में आता है। अब सबसे बड़ा पोर्शन आता है आपका आरोह। आरोह मतलब आरोह का पद्य खंड, मतलब आरोह का गद्य खंड। आरोह का पद्य खंड और आरोह का गद्य खंड की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका सिलेबस। इसमें क्या है, आरोह पद्य खंड में 14 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स। 14 मार्क्स मतलब क्या कि 14 में अंतर्गत क्या क्या आता है पता है आपको, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आ जाएगी 4 नंबर की, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो जाकर के काम बनेगा। फिर प्रश्नोत्तर आ जाएंगे, ये 1 मार्क का एक प्रश्न आएगा, 2 मार्क का एक प्रश्न आएगा, 3 मार्क का एक प्रश्न आएगा। इस तरह से कुल मिलाकर के 3 प्रश्न आएंगे आपके आरोह पद्य खंड से, और 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे आरोह पद्य खंड से, और इसके अलावा व्याख्या आएगी आरोह पद्य खंड से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 14 मार्क्स हो गए। और 3 मार्क्स में ये है कि यहाँ पे कवि और लेखक परिचय दोनों में से कोई एक आएगा, ऐसा है, ठीक है। दोनों में से कोई एक, कैसे कि एक कवि पूछ लेंगे, एक लेखक पूछ लेंगे, दोनों पूछेंगे अथवा में। तो आप या तो कवि परिचय याद कर लो या तो लेखक परिचय याद कर लो, दोनों में से किसी एक को लिख दो, जैसा आपको उचित लगे उसका आप लिख सकते हैं। बिल्कुल कवि और लेखक परिचय अथवा में आता है। गद्य खंड की बात करूं तो पूरी कहानी वही है, बस कवि की जगह लेखक परिचय। और ये तो आपको पता है कि हाँ आधा आधा आता है, यानी कि 3 नंबर का कवि परिचय लेखक परिचय जो आएगा वो इस तरह से आएगा कि अथवा में रहेंगे। इतना क्लियर है। अब आओ वितान। वितान की कहानी इतनी है कि ये जो है एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न और 2 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय, 2 प्रश्न लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय का 2 प्रश्न और 2 ऑब्जेक्टिव। इस तरह से वितान कुल आपकी 11 नंबर की आती है। तो इसमें आपके क्या है, 3 चैप्टर है,
सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव। जब आप ये तीनों चैप्टर याद कर लेंगे, अतीत में दबे पांव याद है ना, उसमें लेखक को कुलधरा गांव की याद आ जाती है। कुलधरा गांव की कहानी पता है कि नहीं पता है? पता है तो नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि क्या कहानी है। ठीक है, वहां पे आज भी भूत रहता है कि नहीं रहता है? कालो पिक्चर देखी कि नहीं देखी? वही कहानी। ठीक है, तो ये जो है वितान भाग 2 इसकी पूरी कहानी है कि ये जो आपके 3 चैप्टर है उनसे इतने सारे प्रश्न बनते हैं। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी चीजें आती हैं, पर हम क्या करें, हम कैसे पढ़ें, क्या करें? बेटा अरिविहान आपके लिए बहुत अच्छी बैच लेकर के आने वाला है। आप बैच का इंतजार कर रहे हो अगर, तो आप लिखिए, क्योंकि उस बैच में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी, और मैं हिंदी किस तरह की पढ़ाता हूं ये मैं नहीं कहता, आप जाकर के टॉपर से सुन सकते हैं। ठीक है, और बाकी के सारे सब्जेक्ट का भी समाधान लेकर के आएंगे। अगर आपको ऐसे सिलेबस समझने में किसी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है ना, तो आप कमेंट करके बताना, उस सब्जेक्ट के लिए भी वीडियो हम प्लान करेंगे, और उस सब्जेक्ट के लिए भी वीडियो आपके लिए आएगी कि अगर किसी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए अरिविहान के साथ। अरिविहान आपकी 12वीं के सफर को शून्य से शुरू करेगा और वहां तक लेके जाएगा जहां पर आप टॉपर बनेंगे, जहां पर आपकी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आएगी, जहां पर आपके 90%, 95% से ज्यादा नंबर आएंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।